सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि फंडामेंटल पार्टिकल विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले आता है कि हम लोगों का कौन सा पार्टिकल इस तरीके का है जो कि हम लोगों का चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसके लिए कौन सी पार्टिकल हम लोगों का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसी भी बॉडी पर हैं तो इसका जो चार्ज होगा तो वो हो जाएगा 10e का निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमको मालूम है निगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर जैसे कोई बॉडी है और इससे हम लोगों का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये जो बॉडी होगी वो हम लोगों की उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी होने का मतलब ये है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाएगी और जिसमें बॉडी में ट्रांसफर हुए वो हो जाएगी वहां पर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि निगेटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी, और डिफिशियंसी का मतलब है कि जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोगों के पास 3 प्रॉपर्टीज में आती हैं। सबसे पहले आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दैट इज Q इक्वल टू NE, यानी चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब Q जो है वो हम लोगों का NE के फॉर्म में होता है। N यहाँ पर हम लोग E तो जो इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और M जो है वो नंबर्स है, जैसे 1 2 3, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो पॉइंट्स में डेसिमल में नहीं निकलते हैं, जैसे 1 2 3 इसे इंटीग्रल फॉर्म में निकलते हैं। तो N इक्वल टू 1 2 3 बेसिकली वहां पर हम लोगों का ये है चार्ज की उसकी वैल्यू इतनी बन रही है। फिर आते हैं जैसे कि मान लीजिए 10 यूनिट का चार्ज है हम लोगों की बॉडी ए पर और बी पर चार्ज है 2 यूनिट का। अब यहाँ पर 4 यूनिट यहाँ से निकल करके इसमें ट्रांसफर हो गया, तो अब इसमें हम लोगों का कितना बचा, 6 यूनिट, और यहाँ पर कितना बचा, ये भी बना 6 यूनिट। तो अभी हम लोगों का टोटल पहले कितना था, टोटल चार्ज ये हम लोगों का हो गया 10 + 2 दैट इज 12 यूनिट। और अब कितना हो गया टोटल चार्ज, तो ये हो गया 6 + 6 यानी 12 यूनिट। यानी ये चीज क्या बता रहा है कि चार्ज जो है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये हम लोगों की प्रॉपर्टी बन गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। पहले भी हम लोगों का जो चार्ज था वो 12 यूनिट का था। अब जब यहाँ पर हम लोगों का ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का, 4 यूनिट्स हम लोगों के ट्रांसफर हुए, तो फिर यहाँ पर हम लोगों का ये ए का चार्ज है वो हम लोगों का घट करके 6 यूनिट हो गया, और ये बढ़ करके 6 यूनिट हो गया बी का। लेकिन अगर हम लोग टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल चार्ज की बात करें, तो वो पहले भी हम लोगों का 12 यूनिट था और अभी भी 12 यूनिट है। तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आता है हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी पर, अगर ये बॉडी की वेलोसिटी आप चेंज करते हैं, वेलोसिटी अगर पहले v रखते हैं या 2v रखते हैं या 3v रखते हैं, तो यहाँ पर इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले हम लोगों का उसका चार्ज q था तो अभी भी उसका चार्ज q ही बना रहेगा। चार्ज पे वेलोसिटी के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ इतनी चीज। इसके बाद हम लोगों का आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि किसी भी बॉडी की, जैसे किसी व्यक्ति की भी अगर हम लोग बात करें तो उसके चारों ओर के जो पूरा उसका स्पेस है, जो उसके पास जितना भी एरिया है, उसके पूरे एरिया में उसका कुछ इफेक्ट होता है। या तो उसको व्यक्ति पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि या तो अट्रैक्शन होता है उसका या रिपल्सन होता है। रिपल्सन और अट्रैक्शन यहाँ पर हम लोगों का शब्द यूज किया जा रहा है, लाइक और अनलाइक भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है उसके चारों ओर का वो स्पेस जिसमें कि हम लोगों का जो बॉडी है, जैसे टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज को लेते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज जो होता है माइन्यूट इन मैग्नीट्यूड, माइन्यूट इन मैग्नीट्यूड एंड
पॉजिटिव इन नेचर। नेचर कैसा इसका पॉजिटिव रहता है, मैग्नीट्यूड इसका जो होता है वो बहुत छोटा है, माइन्यूट है, और पॉजिटिव इन नेचर यानी पॉजिटिव ही है। अभी जैसे कि मान लेते हैं पॉजिटिव क्यों है, जिसे सपोज मान लेते हैं कि ये दो बॉडी हैं, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो अभी आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी किस बॉडी पर कितना फोर्स लगा रही है, या यूं कह लें कि कितना कोई भी दूसरी बॉडी जो है पहली बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन जब हम लोग एक को स्थिर करके दूसरे को मूव कराते हैं, when the one body is stationary while the other moving toward, तो फिर इससे पता चल रहा है कि ये जो बॉडी है ये इस बॉडी को अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये पॉजिटिव नेचर होने से हम लोगों का ये इफेक्ट होता है। मान लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है और ये कोई पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, जैसे कि ये टेस्ट चार्ज जो है ये इसकी ओर आ रहा है, अगर ये आ रहा है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज तो जैसा कि हमने बताया बेसिकली ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इससे पता चल रहा है कि इस पर ये जो बड़ी बॉडी है इस पर चार्ज कैसा है, निगेटिव है, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रही है इसको। और अगर ये मान लेते हैं कि ये इधर की ओर चलने लगता है तो इससे पता चलता है कि ये इसको रिपल कर रहा है, दैट्स मीन कि इन दोनों के चार्ज सेम है, यानी कि ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोगों का ये जो पॉजिटिव है इससे ये पता चलता है कि ये दूसरे वाले का जो पॉइंट चार्ज की जो हम लोगों को पता नहीं था कि इसका ये जो बॉडी है जो पॉजिटिव चार्जाइज है निगेटिव चार्जाइज है, वो इसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तभी उसका नाम है टेस्ट चार्ज, दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब हम लोगों का आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच the test charge experience the force of attraction और force of repulsion, मतलब कि इसके चारों ओर का वो स्पेस जिसमें किसी भी बॉडी पर किसी भी टेस्ट चार्ज पर या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, वही इसका क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सिंपली एक स्पेस कह सकते हैं, यहाँ पर एरिया कहना ठीक नहीं होगा, एरिया की केवल मतलब ये होता है कि एक सरफेस के लिए होता है, जबकि स्पेस मतलब पूरा होल वॉल्यूम क्रिएट करता है। फिर यहां पर आता है, तो ये क्लियर हुआ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमको मालूम है कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज अगर हम लोग फील्ड के अंदर लाया जा रहा है तो उस पर या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी किसी भी टेस्ट चार्ज को जब आप पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर या तो ये अट्रैक्ट होगा टेस्ट चार्ज उसके थ्रू या रिपल होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पॉइंट चार्ज टू द ऑन द टेस्ट चार्ज, यूं भी कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस, यूं भी कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इसकी यूनिट क्या बनी, यहां पर हम लोगों का ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और यहां पर चार्ज है तो दैट इज कूलम। तो इसकी यूनिट जो बन रही है वो बन रही है न्यूटन पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके। तो हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली, जैसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि द पॉइंट एट विच द इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस बाय द अदर चार्जेस बिकम जीरो। यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर सभी फोर्सेस का जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं, अब ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों को चेक कैसे करना है कि किस जगह पर हम लोगों का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है, वो चीज हम लोगों को जाननी जरूरी है। सपोज मान लेते हैं कि ये दो चार्ज हैं, एक हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम लोगों के दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर हम लोगों का बेसिकली पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, बल्कि इसके जो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसके दूसरी ओर, यानी इसके दूसरी ओर मतलब इधर या इधर कहीं पर भी हम लोगों का लाई कर सकता है। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है,
जैसे सपोज ये 2q का प्लस का है और ये माइनस का q है, तो फिर यहाँ पर हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करेगा वो यहाँ पर इस जगह पर लाई करेगा। इस जगह पे लाई करने का मतलब ये है कि जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड है उसके पास में आएगा और जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है उससे दूर रहेगा। कारण उसका क्या है कि जैसे आपके पास ये है, जैसे कि तुम्हें मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इसके थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस सपोज ये x है, तो यहाँ पर जब इसकी डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू भी क्या है, कम है, और यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इस जगह पर लाई कर जाता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज जो है हम लोगों के चार्ज आर अनलाइक, अगर अनलाइक चार्ज हैं तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बाहर सिस्टम ऑफ चार्ज के बाहर पड़ेगा और वो किस जगह पर होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास में होगा। ये ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड पर यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ये नहीं ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव है, इस पर हम लोग गौर नहीं करेंगे, बल्कि ये तो हम लोग केवल इसके लिए देखते हैं कि ये लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, उसके लिए बेसिकली बाकी हम लोगों को उसी तरीके से देखना। अभी मान लेते हैं कि ये हम लोगों का जैसे चार्ज जो है लाइक अगर हम लोगों ने ले लिया, यानी आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। जैसे मान लेते हैं ये 2q है और ये q है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अब जो है वो इसके बाहर, सिस्टम के बाहर नहीं लाई करेगा, बल्कि इन दोनों के बीच में, यानी पॉइंट जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैं उसको, चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के किसी पॉइंट पर यहाँ पर लाई कर जाएगा, जो कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्या होगा, पास में लेंगे, यानी कि x। सपोज ये डिस्टेंस दोनों के बीच की r है तो ये डिस्टेंस सिंपली r माइनस x से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर लाइक चार्ज है तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, कई अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया 4q और यहाँ लिया 3q, तो फिर इधर कहाँ पे हम लोगों को लाई करना चाहिए, इस जगह पर पास में, उसके 3q के पास में, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास में। अब जैसे हम लोगों ने लेते हैं माइनस का 4q एंड माइनस का 3q, तो फिर ये कहाँ पे लाई करना चाहिए, ये लाई करेगा हम लोगों के इसके बीच में, और कहाँ पर, स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर मैग्नीट्यूड किसका है, ये है, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास में। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ले लेते हैं। जैसे ये 4q हम लोगों का प्लस का है, माइनस का 3q है, तो फिर हम लोगों का ये यहाँ पर नहीं लाई करेगा इसके बीच में, बल्कि इसके इन दोनों चार्ज के से अलग हम लोगों का लाई कर जाएगा। मतलब यहाँ पर यूं हो गया कि ये इस जगह पर लाई करा दें, जिससे कि हम लोगों का स्मॉलर मैग्नीट्यूड से पास में रहे, डिस्टेंस इसकी कम रहे। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोगों के पास आता है, सपोज ये माइनस का 4q है और ये प्लस का 3q है, तो भी हम लोगों का ये इधर ही लाई करेगा। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि अगर यहाँ पर माइनस, ये प्लस 3q, यहाँ पर मैथ वाइज नहीं देखना है कि प्लस 3q और माइनस 4q को तुमने सर्च किया कि माइनस 4 तो छोटा होता है 3 से, ऐसा नहीं देखना है। मैग्नीट्यूड वाइज आपको देखना है कि मात्रा, जो क्वांटिटी है वो किसकी कम है, तो क्वांटिटी 3q की कम है, इसलिए ये किधर लाई करना चाहिए, इस तरफ 3q के पास में। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली ये केवल एक कॉम्बिनेशन है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इफ two equal and opposite charge are placed at a short separation, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर अगर लिए जाएंगे तो ही ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अब ये हम लोगों की यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट चार्ज हैं ये आपके डिस्टेंस ज्यादा, गैपिंग इनके बीच की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों का ये जो बनता है ये कॉम्बिनेशन ही तो है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये इंडिविजुअली वर्क करेंगे, फिर ये डाइपोल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं बेसिकली, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए शॉर्ट सेपरेशन देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर और नॉट, आपको। इसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ
आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल, जो आपने डाइपोल बनाया है उसमें जो दोनों चार्ज लिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें से कोई भी एक चार्ज लेने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल विद द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसकी यूनिट क्या बनेगी? चार्ज की यूनिट हम लोगों को मालूम है कूलाम होती है, और इसकी यूनिट हो गई मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनी? कूलाम मीटर। यूनिट क्या बन रही? कूलाम मीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर और नॉट? ओके। अब हम लोगों का यहां पर आता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ सिंपली ये कहा जाता है कि इफ द टू पॉइंट चार्ज बल्कि कहा जाए, इफ द 2 point charge are placed at a separation, if the 2 charge are placed at a certain separation, then the force of attraction or repulsion is always acted between them। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों लाइक चार्ज हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं आइदर निगेटिव हो सकते हैं, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर रिपल्सन देंगे, और अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये आपको चार्ज के नेचर से डिपेंड होता है। ठीक, फिर हम लोगों का आता है कि इफ द 2 चार्ज आर, अब डिफाइन कैसे करेंगे? इफ द 2 चार्ज आर प्लेस्ड एट ए certain separation, then the force of attraction or repulsion is always acted between them। The nature of the force depend upon the nature of charge, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। The nature of the force depend upon the nature of the charge, while its magnitude is directly proportional to the product of both the charge, that is q1 q2, and inversely proportional to the square distance between both of them। So F is directly proportional to q1 q2 upon r square। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो दैट इज 1/4πε0 k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है हम लोगों का 1/4πε0 EPSILON एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए, वैक्यूम के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। फॉर एयर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एयर के की वैल्यू हमेशा होती है 1। तो फिर हम लोग इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखें तो यहाँ पर यूं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इसकी हम लोग वैल्यू रखते हैं तो F इक्वल टू आ जाता है 9 × 10⁹। ये जो पूरा कांस्टेंट आपने अप्लाई किया इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टेड बिटवीन बोथ द चार्ज। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट पर ध्यान दें कि 1/4πε0 की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ 1/4πε0। तो फिर ये वैल्यू हम लोगों का अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू FR² अपॉन q1 q2। तो यूनिट अगर हम लोग देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये 1/4πε0 की यूनिट बनती है। ठीक है, फिर ये हम लोगों का ये किसकी वैल्यू है? ये हम लोगों ने निकाला फोर्स या कूलाम्स लॉ को हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन किया। तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। इफ द टू चार्ज आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन सेपरेशन, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज ऑलवेज एक्टेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। The nature of the force depend upon the nature of charge, while the magnitude of the force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square distance between both of them। On combining equation first and second, पहले और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, on combining equation फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये हम लोगों के पास आ जाता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई होता है, दैट इज
कांस्टेंट 1/4πε0 के। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए हम लोग के की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो फिर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो F की वैल्यू अगर हमने इस यूनिट की बात करें 1/4πε0 तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, जो कि हमने अभी यहाँ पर आपको निकाल करके दिखाया। तो फिर F की वैल्यू हम लोगों के पास ये इस तरीके से जो फाइनल वैल्यू बनती है वो ये वैल्यू हम लोगों के पास आती है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में यूज करनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज एक चार्ज हम लोगों का Q जो है वो O पर रखा हुआ है और अब जिसके चारों ओर इसकी एक फील्ड भी होगी सपोज। तो यहां पर मान लेते हैं आप टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं एट ए डिस्टेंस R। ठीक, आपको ये निकालना है कि इस जगह पर यानी P पॉइंट पर इसके थ्रू कितनी इंटेंसिटी डेवलप हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप जब वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल टू F अपॉन Q0, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर। तो E इक्वल टू F की वैल्यू हम लोगों के पास कूलम्ब चला के अबाउट 1/4πε0 Q। यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 लेते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है Q और Q0 बन रहा है। तो Q और Q0 अपॉन में डिस्टेंस R है इसके बीच की, तो R का स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई Q0 एंड Q0 विल बी कैंसिल। तो E बिकम्स 1/4πε0 Q बाई R²। तो ये आप ध्यान रखें कि जब पॉइंट चार्ज के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो केवल पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर आएगा, दोनों चार्ज आपको यूज नहीं करने हैं। ध्यान रखें 1/4πε0 Q अपॉन R²। और एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें चार्ज का साइन आपको मेंशन नहीं करना होता। मान लेते हैं कि अगर ये निगेटिव चार्ज है तो भी आपको Q अपॉन R² लिखना है, माइनस Q अपॉन R² नहीं लिखना है। ये आप ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, हम लोग आता है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लेते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, मान लेते हैं हम लोगों के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं सपोज, जिनके मास तो मालूम ही Me से रिप्रेजेंट कर दिए Me, और इनका चार्ज जो है वो आपका E होता है बेसिकली। तो आप जब इसके बीच इसमें रिलेशन दोनों फोर्स के बीच में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जब आप रिलेशन निकालेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि जैसा कि कूलम्ब लॉ में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, Fe से इसको रिप्रेजेंट कर दें पहचानने के लिए 1/4πε0 दैट इज Q। तो यहाँ पर हम लोग जो E लिया है चार्ज, तो E इंटू E अपॉन में R²। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो G M1 M2, तो यहाँ पर Me इंटू Me हो जाएगा अपॉन R²। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। तो Fe बाई Fg, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं इसको। तो 1/4πε0 E² अपॉन R² देन डिवाइडेड बाई G Me² अपॉन R²। क्लियर? तो फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यू की बात करें तो Fe अपॉन Fg दैट इज, अब 1/4πε0 की वैल्यू अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी 9 × 10⁻, कितनी होती है 9। E की बात करें, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सभी लोगों को मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई R² को बेसिकली R² से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन वैल्यू हम लोगों के पास बचती है G और Me²। G का मतलब हो गया 6.67 × 10⁻11 और Me² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, जैसे आप सॉल्व करने के लिए इसको इस तरीके से लिखते हैं 1.6 दो बार 10⁻19 अपॉन में
6.67 into 10 to the power minus 11 as well as 9.1 and that is 10 to the power minus 62। तो बेसिकली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पॉइंट वाले वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, अपॉन में 6.67 10 to the power minus 11 सॉरी, इसके साथ में इसको हम लोग लेंगे 9.1 इंटू 9.1 10 to the power वाली वैल्यू को हम लोग एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं तो 9 प्लस 11 ऊपर चला गया, 10 to the power माइनस का 38 और 10 to the power यहाँ पर जो बन रहा है इसको हम लोग ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट करा चुके हैं, 10 to the power माइनस 62 बचता है। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.04 के आसपास कुछ वैल्यू हम लोगों के पास बनती है, इंटू 10 to the power यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू जो बच रही है वो हो रही है 20 और ये ऊपर जाएगा तो फिर 20 प्लस 62 माइनस 38, तो ये हो जाता है 0.04 इंटू 10 to the power 82 माइनस 38, तो बेसिकली 0.04 इंटू 10 to the power ये बच जाता है 44। तो जब आप इसको इधर शिफ्ट कराते हैं तो ये हो जाता है 4 पॉइंट कुछ वैल्यू हम लोगों के पास आएगी, जो भी वैल्यू अभी हम लोगों ने पूरा क्लियर सॉल्व तो किया नहीं, 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी हम लोग वैल्यू हो सकती है 10 to the power 40। अब यहाँ पर हम लोग 2 प्लेस इधर शिफ्ट करा रहे हैं तो 10 to the power कितनी बच जाएगी 42, क्योंकि देखें वैल्यू आपने बढ़ाई, जब आपने वैल्यू बढ़ाई है तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है यानी 10 to the power में जो वैल्यू हम लोगों के पास होती है उतनी ही वैल्यू हम लोगों के पास उतनी कम हो जाएगी, तो फिर 10 to the power 42 हो गई। तो फिर जब आप इसको अब यहाँ पर ये भी गौर करें कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है अगर ये 4 है, हम लोगों के पास जैसे 4 वैल्यू आई और जो कि 3.16 से क्या है ग्रेटर है, 3.16 से बड़ी है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये हमेशा 10 to the power में एक वैल्यू रेज कर दी जाती है, यानी 42 प्लस 1 दैट इज 10 to the power 43। तो बेसिकली जो हम लोगों का FE अपॉन FG की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 to the power 43। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 10 to the power 43 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर द इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी चार्ज अलग भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन आप यूज करें तो फिर प्रोटॉन का चार्ज रखा जाएगा, प्रोटॉन का मास रखा जाएगा तो वो वैल्यू अलग आएगी। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन 2 लेकर के उसको कंपैरिजन किया तो इस कंपैरिजन से हम लोगों का निष्कर्ष निकला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 43 टाइम्स ग्रेटर होती है। क्लियर हुआ? ओके।